हेलो, कैसे हो? पहले लेक्चर में अपन ने इकोनॉमिक्स के मीनिंग देखा था और उसका इंट्रोडक्शन देखा था, द लेक्चर फर्स्ट। लेक्चर टू में क्या देखा अपन ने? फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, MICRO। अब जो थर्ड लेक्चर आज अपन शुरू कर रहे हैं, छोटा ही लेक्चर है, उसमें इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, महत्व क्या है उसके, इम्पोर्टेंस क्या है, वो देखने वाले हैं। क्योंकि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स अपन ने इंट्रोडक्शंस देखी, उसके फीचर्स देखे और बहुत सारा उसमें अपन ने एक अच्छे से देखा एनालिसिस उसका। इकोनॉमिक्स के जो दो ब्रांचेस है उसमें कि पहली ब्रांच है माइक्रो, दूसरी ब्रांच है मैक्रो, MICRO। उसका इम्पोर्टेंस क्या है? सब लोग कंफर्टेबल हो? अब देखो, स्लाइड्स देखो आप, स्क्रीन। पहला इम्पोर्टेंस है उसका प्राइस डिटर्मिनेशन। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है प्राइस डिटर्मिनेशन, क्योंकि प्राइस क्या है? एक प्रकार का रेमुनरेशन है। प्राइस क्या है? मुबदला है। हर सेलर दिन भर काम करता है तो वो प्राइस के लिए काम करता है। प्राइस में से उसकी कॉस्ट वसूल करके वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। इसका मतलब है प्राइस डिटर्मिनेशन इज़ द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ इकोनॉमी, और वो माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन मतलब कीमत कितनी हो, है ना। अब कीमत कितनी हो मतलब हर चीज़ की, छोटी चीज़ से लेके तो यदि टाचनी पिन वगैरह रहती है, स्टेपलर के पिन से लेके तो हर चीज़ की प्राइस इंपॉर्टेंट है। अननेसेसरी कुछ भी प्राइस रखी तो ग्राहक उसको बेयर नहीं करेंगे, ग्राहक उसको सहन नहीं करेंगे, माल भी बिकेगा नहीं, है ना। और बहुत कम भी प्राइस रखेंगे तो हमको भी कॉस्ट हो रहा है, हमको मतलब ट्रेडर को जो है या व्यापार करने वाले को जो है वो भी उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा या कुछ उसको रेमुनरेशन नहीं मिलेगा। इसलिए प्राइस इज़ अ वेरी सेंसिटिव पॉइंट। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज़ द वेरी सेंसिटिव पॉइंट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट एंड वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर डिटरमाइन। देखो, दोनों चीज़ों की प्राइस वो डिसाइड करता है। दो कौन सी चीज़ें हैं? हाँ, प्रोडक्ट एक चीज़, फैक्टर्स दूसरी चीज़। फैक्टर्स मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्ट मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। छोटी सी पिन से लेके तो पियानो तक, मोटर तक सब आ जाता है उसमें। और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर, ये सब फैक्टर्स आ जाते हैं, है ना। तो इन सब की प्राइस मुझे किसकी प्राइस, छोटे से वस्तु से लेके तो प्लेन तक की सारी प्राइस, एक एक चीज़ों की प्राइस, और लैंड की प्राइस, लेबर की प्राइस, एक आधा कैपिटल की प्राइस, एंटरप्रेनर की प्राइस, मतलब उनका रेमुनरेशन। जो अपन ने रेंट बोला था, वेजेस बोली थी, इंटरेस्ट बोला था, और हमने प्रॉफिट जो है, ये सारे विषय जो है वो प्राइस डिटर्मिनेशंस में आते हैं। एंड इट बिलोंगिंग टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज़ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स कि इट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ एवरी कमोडिटी। नाउ सेकेंड, फ्री मार्केट इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा इंपॉर्टेंस ये है कि इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मतलब फुकट नहीं, फ्री मतलब यहाँ पे कंट्रोल से फ्री, है ना। फ्री मतलब फुकट नहीं। फ्री मार्केट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी where the economics decision regarding production of goods, जैसे what to produce, how to produce, how much to produce, etc., are taken at individual level. There is no interventions by government or other agency, any other agency. फिर से देखो, फ्री इकोनॉमी अपन ने एक वर्ड्स पढ़ा था, याद करो, लेसिस फेयर, यस, डेफिनेशंस में पढ़ा था। लेसिस फेयर का मतलब क्या होता है? लेट देम सेट फ्री, उन्हें खुद ही आज़ादी दे दो, क्या करना, कैसे करना, कहाँ करना, किधर करना, ऑल द डिसीजंस आर टेकन बाय द बिजनेस इटसेल्फ। इट इज़ कॉल्ड एज द फ्री इकोनॉमी। ये इकोनॉमी दो प्रकार की रहती है, फ्री इकोनॉमी और प्रोटेक्टेड इकोनॉमी, है ना। मिक्स भी रहती है तीसरा, हाइब्रिड।
पर प्रोटेक्टेड में सारा प्रोटेक्शंस गवर्नमेंट्स के पास रहता है, सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के पास रहता है। और कैसे प्रोड्यूस करना, कहाँ प्रोड्यूस करना, क्या प्रोड्यूस करना, कितना प्रोड्यूस करना, इन सारे सवालों के जवाब जो है वो गवर्नमेंट के पास रहते हैं अगर वो प्रोटेक्टेड है तो। फॉर फ्री इकोनॉमी जो है उसमें फ्री हैंड दिया जाता है, एंड ऑल द डिसीजंस लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, वेयर टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस इट, who will be responsible for it, these all are the decisions taken at micro level। मीन्स फ्री इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी का गहरा संबंध है, बहुत ही गहरा है। नेक्स्ट है देखो फॉरेन ट्रेड। तीसरा क्या है? फॉरेन ट्रेड। माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, जैसे इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन पर्टिकुलर कमोडिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट of any two countries, gains from international trade to particular country। देखो हर चीज़ को अलग अलग करके अपन पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझिएगा। पहले क्या बोला है उसने कि फॉरेन ट्रेड की सारी एस्पेक्ट को समझने के लिए अपना इम्पोर्टेंस है माइक्रो का। तो इसमें क्या दिया देखो, वेरियस एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन ट्रेड, अलग अलग पार्ट क्या है, इनकी डिपेंडेंसी क्या है। पेट्रोल के लिए अमेरिका वाले इंडिया को कितना बर्दाश्त कर सकते हैं, पाकिस्तान को कितना कर सकते हैं, एक आधा ईरान जैसा कंट्री है तो उसको कितना रिस्पॉन्ड करता है। ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगे इंटरनेशनल इकोनॉमी में, जिसको भी इंटरेस्ट होगा वो। तो इंटरनेशनल इकोनॉमी का जो भी कुछ है वो कौन डिसाइड करता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स। करेंसी एक्सचेंज भी इन्हीं का काम है ना, करेंसी एक्सचेंज करके देना। उसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड, पर्टिकुलर सेमिनार्स है, ग्रोथ कंट्री से रिलेटेड कुछ है, तो इन लोगों को वहाँ पे जाना ही पड़ता है। तो इस तरीके से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस या इसका इम्पोर्टेंस है वो। चौथा इम्पोर्टेंस ये है कि इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। देखो इसमें क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प इन बिल्डिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक्स सिचुएशन with the help of economic models. It has made variable contributions to economics by developing various sources, terms, concept, terminology, tools of equipment, always, etc. Economic model are built using the various इकोनॉमिक वेरिएबल्स। देखो अलग अलग जो मॉडल बिल्डिंग है, अलग अलग जो वेरिएबल्स है, वेरिएबल्स मतलब फिनोमिनाज है, घटक है, उन सबको बिल्डिंग बनाने के लिए उन सबको एक जगह लाके उस पर टैलेंट भर के वो अलग अलग फील्ड में भी, कोई भी फील्ड में भी एंजॉय कर सकता है। सिर्फ मेहनत ज़्यादा होना और कॉन्टैक्ट ज़्यादा होना और तुम्हारा ग्रुप आसानी से फंक्शन कर सकता है, ऐसी सिचुएशन होना, तो वहाँ पे मॉडल बिल्डिंग बनाया जा सकता है। उसके बाद में पांचवा है बिजनेस डिसीजन। देखो बिजनेस कितना भी होने के बाद डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है बिजनेस में। एवरी बिजनेसेस रिक्वायर अ प्रॉपर डिसीजन एट प्रॉपर टाइम।
कभी भी देखो, बिजनेस में डिसीजन मेकिंग बहुत आवश्यक है, वो भी प्रॉपर टाइम पे। टाइम बदल गया और बाद में डिसीजन ले लिया तो उसका कोई यूज़ नहीं होता, है ना। किसी में कोरोना के लक्षण दिख रहे हैं और वो महीने भर के बाद जाएगा तो क्या करेगा, वो सबको बर्बाद करके चले जाएगा। मतलब टाइम इज़ द क्रूशियल फैक्टर, एंड डिसीजन मेकिंग एट प्रॉपर टाइम, एट टाइमिंग्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वो करने का काम MICRO वाले करते हैं। कैसे करते, देखो लाइन टू लाइन पढ़ता हूँ मैं। माइक्रो थेरीज आर हेल्पफुल, है ना। ये हमने कहा, इसने कहा है कि माइक्रो जो है वो बहुत हेल्पफुल है, बहुत यूज़फुल है। किस में, फॉर टेकिंग अ क्रूशियल, क्रूशियल मतलब इम्पोर्टेंट, यानी जो बहुत इम्पोर्टेंट है, डिसीजन। डिसीजन द these decisions are related to determination of cost of production, determination of prices of goods, maximization of output and profit, ये सब के बारे में के निर्णय हो सकते हैं। फिर से एक बार देखो कि बिजनेस डिसीजन मतलब बिजनेस में लिया जाने वाला डिसीजन। while taking the decision, while making the decision, it has to see at a micro level मेनली। इसीलिए माइक्रो जो है वो बिजनेस डिसीजन फास्ट करता है, फास्ट होता है। अगर एक आधे को पता है कि अपने को ये 5 साल के बाद चीज़ें होने कंज्यूम होने वाली है या कुछ होने वाला है, तो वो उस चीज़ को कुछ भी नहीं करते, है ना, कुछ भी नहीं करते। तो बिजनेस डिसीजन जो है वो टाइम वैल्यू पे डिपेंड रहता है। टाइम अभी देखो क्या है, तो इस हिसाब से अपने को बिजनेस डिसीजन देना पड़ता है। अगर दूसरे ने आके अपना बिजनेस खा दिया या कुछ कर दिया, प्रॉब्लम आ जाती है। उसके बाद में देखो छठवां पॉइंट, यूज़फुल टू गवर्नमेंट। जो माइक्रो है वो अभी भी देखा अपन ने बिजनेस को बहुत यूज़फुल है, उसके पहले देखा कंज्यूमर को भी इम्पोर्टेंट है वो। वैसे गवर्नमेंट्स को भी इम्पोर्टेंस है वो, है ना। गवर्नमेंट को क्या इम्पोर्टेंस है, देखो, इट इज़ यूज़फुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग पॉलिसीज़। कौन सी पॉलिसी, टैक्स की पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर की पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी। These policies help the government to attain its goal of effective allocation of resources and promoting the economic welfare of the society। तो एक बात ध्यान में रखो, गवर्नमेंट मतलब नथिंग बट हम सब कुछ। हम सोसाइटी मतलब गवर्नमेंट होता है, हम अकेले मतलब भी गवर्नमेंट होता है। ये आजकल जिम्मेदारी नहीं रही कि गवर्नमेंट ने सब करना है। एजुकेशन की व्यवस्था उन्होंने करना है, लेबर को छोड़ने का काम उन्होंने करना है, सबको खाना खिलाने का काम ये करना है। वो करती है, करना भी चाहिए। पर अगर एक आधे बार नहीं हुआ या प्रॉब्लम्स आई कुछ, तो उनको दोष देना भी गलत है। उनको टैक्स की पॉलिसी बनानी पड़ती है, उनके खर्चे की पॉलिसी बनती है, उनकी एजुकेशन की पॉलिसी बनती है, वैसे उनकी टेक्नोलॉजी की भी पॉलिसी बनती है। और वो पॉलिसी गवर्नमेंट को ही यूज़फुल है। कैसे, इट इज़ यूज़फुल टू गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द इकोनॉमिक पॉलिसी, जैसे टैक्सेशन, पब्लिक प्राइस। These policies help the government to attain the goal of efficient allocation of resources and promoting economic welfare of the society। और इससे क्या होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर होता है सोसाइटी का। वेलफेयर मतलब डेवलपमेंट होता है, लोगों के हाथ में पैसे आने लगते हैं, उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और वो माइक्रो बेसिस पे होता है। आप देखो ना, एकदम आप दुनिया के बारे में सोचेंगे तो कैसा होगा। आप पहले माइक्रो लेवल पे सोचो, मेरा कैसे होगा, मेरे भाई का कैसे होगा, मेरे पड़ोसी का कैसा होगा। एक एक के बारे में सोचेंगे तो उससे एक मैक्रो भी बनता है MICRO, है ना। डायरेक्ट देश के बारे में सोचेंगे तो अपने बारे में भी कब सोचेंगे। रहते ना एक आधे पैनिक लोग रहते हैं, वो बड़े लेवल पे सोचते हैं, साधु सन्यासी, एक आधा लीडर है ना, या एक आधा मान लो कोई महापुरुष हो, बड़ा पुरुष हो। दुनिया में ऐसी बहुत सारी हिस्ट्री है। तो आप देखो, सेल्फ चीज़ों को वो इग्नोर करते हैं हमेशा, वो दूसरे के बारे में सोचते हैं। पर उसके उल्टा है एकदम, हमने हमारे बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी देखते हैं
कि वो हमेशा बिजी रहते हैं, कुछ भी डिसीज रहा, कुछ भी महामारी रही नहीं रही। तो आप शॉर्ट में इतना समझ लो कि मैक्रो माइक्रो जो है वो किसको यूज़फुल है, गवर्नमेंट को यूज़फुल है। बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर मतलब क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन हाउ बेस्ट रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन थ्रू ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब क्या है, रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज। फिर से आप रिसोर्सेज मतलब भूल गए होंगे, रिसोर्सेज मतलब क्या होता है, तीन चीज़ों को रिसोर्सेज बोला है मैंने पहले दिन, कल भी मैंने याद किया था, क्योंकि ये पॉइंट्स कैसा है, बार बार याद करने से अपने ध्यान में रहता है, दिमाग में रहता है। तो तीन कौन सी चीज़ें हैं वो, एनर्जी, शक्ति या ताकत, ये एक रिसोर्स है पैसे कमाने का, कुछ भी कमाने का या बिजनेस में आगे जाने का, है ना। खुद में शक्ति होना, ताकत होना, तो वो एक है ना। दूसरा जो है वो मनी है, रिसोर्स, पैसा, वो भी जल्दी वेस्ट हो जाता, खर्चा कर देते हैं। और तीसरा टाइम, ये भी आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, कि घड़ी रुका के रख दी, सेल्स निकाल के रख दिया, कुछ नहीं है, हम पीछे रह जाएंगे, दुनिया पीछे नहीं रहती। इसीलिए वेलफेयर इकोनॉमिक्स का बेसिस ये है, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमको समझ में आना चाहिए। अब देखो नया टॉपिक है, अब मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। रिवाइज कैसे कर देता हूँ, अपन ने इसमें तीन टॉपिक देखे थे, है ना। एक्चुअली बेसिकली दो चीज़ें हैं, माइक्रो और मैक्रो। तो यहाँ माइक्रोस खत्म हो जाता है, MICRO खत्म हो जाता है। MICRO में पहले दिन अपन ने क्या देखा था, याद करो, पहले दिन अपन ने उसका मीनिंग देखा, और मीनिंग के साथ साथ उसके फीचर्स भी देखे। दूसरे लेक्चर में हम अभी इम्पोर्टेंस, है ना, वो देखे। मीनिंग क्या है, माइक्रो इज द मीनिंग स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी है वो। दूसरा, कहीं कंपाउंड भी कर दिया उन्होंने, कहीं कुछ भी कर दिया, तो वो सब माइक्रो लेवल पे सोचना हो जाता है। तो माइक्रो एक ब्रांच है, इसका मतलब है पूरा का पूरा माइक्रो ही चलता है, ऐसा नहीं है। मैक्रो भी, MACRO प्रोनाउंसिएशन देखो, MACRO मैक्रो, तो मैक्रो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, दोनों भी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। तो आज अपन सेकंड चीज़ देख रहे हैं, उसके पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पहले क्या देखा था, मीनिंग, हाँ, बाद में क्या देखा था, उसके फीचर्स देखे थे। फीचर्स देखने के बाद आज नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रो, MACRO, उसका भी मीनिंग देखेंगे, फीचर्स देखेंगे, इम्पोर्टेंस देखेंगे। ओके, कौन कौन लाइव है वो यहाँ से दिखता है, इसीलिए तुम अच्छे से करो। अब देखो मैक्रो क्या है, क्या है मैक्रो। मैक्रो इज द ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी, पर है ना वो, उसका ही एक कंट्रोल करता है वो, है ना। मैक्रो क्या है, तो जंगल की स्टडी। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइज द एंटायर इकोनॉमी, एंटायर मतलब टोटल इकोनॉमी। इट डील्स विद द टोटल एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट मतलब मेरे और तेरे सर्विस का कोई कनेक्शन नहीं रहता। नेक्स्ट, मैक्रो एनालाइज एंटायर economy. It deals with the governments, with the government, total employments, national income, national output, total investment, total consumption, total savings, general price level, interest rate. Thus, macroeconomics is the study of एग्रीगेट्स की स्टडी है। फिर से देखो, MACRO इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें एंटायर इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। एंटायर इकोनॉमी मतलब पूरी व्यवस्था, उसकी देखी जाती है। हाँ, तो मीनिंग क्या है, मैक्रो में, MACRO में
सभी माइक्रो माइक्रो बन के, छोटी छोटी चीज़ें बन के एक बड़ी चीज़ हो जाती है, मैक्रो उसको कहते हैं। हैंसन क्या कहता है, मैक्रो इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच कंसीडर द रिलेशन बिटवीन द लार्ज एग्रीगेट, जैसे वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट्स, पीरियड इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम एक्सेट्रा। तो देखो, हमको इतना इम्पोर्टेंस है कि डेफिनेशंस में ही दिया है कि मैक्रो मतलब थोड़ा सार्वजनिक टाइप आ जाता है। सार्वजनिक मतलब क्या, कि वहाँ अपन ने रख दिया तो सबको इसका बेनिफिट हो। तो एक आधी चीज़ रख दिया अपन ने तो उसका बेनिफिट सबको होता है। तो देखो, वॉल्यूम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, नेशनल इनकम, ये होता है। कार्ल शेपिरो थोड़ी इजी डेफिनेशन देता है। देखो, दिख रहा है पूरा स्क्रीन पे। हाँ, अब मैं एक एक वर्ड बताता हूँ तुमको। मैक्रो डील्स विथ फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल, मुझे पूरी अर्थव्यवस्था कैसे फंक्शन कर रही है वो देखते हैं। और दूसरी, चार्ट वगैरह दिए हैं वो ठीक है, पर आप ये मत समझना कि मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ देश के काम में आता है, सोसाइटी के भी काम में आता है, समाज के भी काम में आता है, सबके काम में आता है। और कार्लो के हिसाब से क्या है, स्कोप ऑफ द डेफिनेशन, कि इट डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी। फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी मतलब जो भगवान कर रहा है, जो ऊपर वाला कर रहा है वो सही कर रहा है, सिर्फ हमको थोड़ी प्रिकॉशन लेना है, वो इसका मतलब है। तो ये भी ऐसे ही है ना। एज अ होल बोला है, होल मतलब टोटल। तो मैक्रो में, एमएससीआरओ में पूरी अर्थव्यवस्था की स्टडी की जाती है, खास करके पूरा समुद्र स्टडी किया जाएगा, पूरे जंगल में या जहाँ जहाँ लेवल आती है वो सब चेक हो जाएगा। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा कमज़ोर है, फिर भी उसका स्कोप बहुत अच्छा है। स्कोप क्या है उसका, जैसे आपके स्क्रीन में देखो, थ्योरी एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। अब देखो, पहला वर्ड क्या है, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट तभी जनरेट होता है, किया जाता है, जब वो पूरे स्कोप में फैला होता है। तो देखो उसका स्कोप क्या है, स्कोप मतलब क्या है, उसकी वो किस दिशा में जाता है, किस डायरेक्शन में जाता है। चार्ट के माध्यम से देखो, उसका पहला स्कोप है इनकम एंड इक्विलिब्रियम, दूसरा है प्राइस, दूसरा जो है प्राइस डिटर्मिनेशन, तीसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशंस की थ्योरी, चौथा कंजम्पशन और पांचवा इन्वेस्टमेंट। यानी वही ज़मीन वगैरह जो रहती है, वैसे थोड़ा फार चेंजेस है उसमें। ये स्कोप आगे एक्सप्लेन किया है। पहला एक्सप्लेनेशन है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जो मैक्रो है वो पूरे देश के लेवल पे सोचता है, जो मैक्रो है वो पूरे वर्ल्ड के लेवल पे भी सोचता है, अगर सोचना पड़े तो। इसका मतलब है इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, not limited to only area, not limited to only one language, not related with the any other discrimination, है ना। तो उसका पहला अध्ययन का पॉइंट है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। थ्योरी मैक्रो इकोनॉमिक्स एनालिसिस एक्सप्लेन द फैक्टर्स determine the level of national income and employment and what causes the fluctuation in the level of income। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है एमएससीआरओ, उसका इम्पोर्टेंस ये है प्राइस के बारे में और इसमें, कि ये एक्सप्लेन करता है नेशनल लेवल पे, इट एक्सप्लेन द फिनोमिनाज एट नेशनल लेवल। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, मैक्रो शोज हाउ द जनरल प्राइस लेवल एज डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन फर्दर एक्सप्लेन्स व्हाट कॉजेज फ्लक्चुएशन। फ्लक्चुएशन मतलब changes। The study of general price level is the significant of accounts
ऑफ द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। डिफ्लेशन, डिफ्लेशन मतलब चीज़ें सस्ती हो जाना। तो बोलेंगे बहुत मज़ा आता है चीज़ें सस्ती होने पर, नहीं, प्राइस ज़्यादा बढ़ती भी नहीं रहना चाहिए, बढ़नी चाहिए, ज़रूर बढ़नी चाहिए, पर बढ़ती ही नहीं रहना चाहिए, और कम भी होना चाहिए, पर कम इतना भी नहीं कि वो बर्दाश्त के बाहर हो जाए, तभी उसका इक्विलिब्रियम होता है। आप देखो पॉइंट का नाम क्या है, जनरल प्राइस लेवल। जनरल प्राइस लेवल मतलब वहाँ इक्विलिब्रियम होगा। इक्विलिब्रियम होगा मतलब थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, कितने में ख़रीदा क्या है, कोई मनमानी नहीं कर सकेगा। आप देखो कभी कभी मनमानी हो जाती, कहीं कौन सा भी रेट लगा देते मन में आए वो। तो ये थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड एम्प्लॉयमेंट इन्फ्लेशन जो है वो यहाँ पे कंट्रोल कर देता है। बाद में है थ्योरी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमने थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और बाद में है डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों शब्दों का मतलब समझ लो। ग्रोथ मतलब बढ़ना, ग्रोथ मतलब क्या होना, इंक्रीज होना, बढ़ना, और डेवलपमेंट मतलब इंक्रीज होना नहीं या कम होना नहीं। तो डेवलपमेंट्स का मतलब होता है क्वालिटी डेवलप्ड होना, दोनों भी बढ़ना ही है। फिर से देखो, ग्रोथ मतलब क्या है, इंक्रीज, डेवलपमेंट मतलब क्या है, इंक्रीज, पर ग्रोथ मतलब संख्या में इंक्रीज। तो जो दूसरा ऑप्शन है डेवलपमेंट, वो क्वांटिटी में, क्वालिटी में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना। क्वालिटी बदल गई तो डेवलपमेंट, और क्वांटिटी बदल गई तो 165, या इस हिसाब से अगर देखेंगे अपन तो उसमें क्या हो जाता है, संख्या बढ़ती है, नंबर्स बढ़ते हैं, क्वांटिटी बढ़ती है या यूनिट्स बढ़ते हैं। तो मैक्रो कंसिस्ट ऑफ थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, म्हणजे दोनों भी आते हैं, संख्या में बढ़ना और क्वालिटी में बढ़ना। कॉजेज बताता है वो अंडर डेवलपमेंट। अंडर डेवलपमेंट मतलब देश के बारे में ये वर्ड यूज़ किया है, जिस देश का पूरा विकास नहीं हुआ उसको, या उस एरिया को या उस देश को अंडर एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब आप देखो, आप एक एक आदमी नहीं देख रहे, आप पूरे देश देख रहे हो, पूरा वर्ल्ड भी देख रहे हैं। अंडर डेवलपमेंट के वक्त अपन दुनिया को सोचते हैं, पूरे एखादे देश को सोचते हैं, एखादे राज्य को सोचते हैं, पर एक एक को नहीं सोचते। दूसरा, पावर्टी एक शब्द है। पावर्टी भी शब्द मैक्रो है। कितना भी होने के बाद इनका युद्ध ही रहने वाला है, इनके आपस में वर्सेस ही रहने वाला है, क्योंकि ये माइक्रो है और वो मैक्रो है। मैक्रो में हमेशा पावर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट इसकी स्टडी की जाएगी, तो माइक्रो में प्राइस लेवल या एक आधे इसकी प्राइस देखी जाएगी। ये मेन फर्क है। मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मैक्रो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव्स shares of rent, wages, interest and profit in the total national income। तो टोटल नेशनल इनकम में ये ध्यान में रखना है कि चारों भी फैक्टर्स की प्राइस उसमें डिसाइड होती है। तो थोड़ा थोड़ा समझा सबको। देखो अपन ने क्या क्या देखा, मीनिंग देखा उसका, और थोड़ा सा उसके बारे में की इन्फॉर्मेशन देखी, है ना। ये क्लास कैसे लगा वो अपने को बताना है, फ़ोन पे भी बताओ, कि कैसे भी कांटेक्ट करके बताओ इसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना है ना। मेन क्या है इसमें कि मैक्रो और माइक्रो की कंसेप्ट है ना। तो अपन कल फिर मिलेंगे दूसरे टॉपिक के पास, या दूसरे टॉपिक के साथ मिलेंगे, है ना। तब तक इसको पढ़ो, इसकी रिवीजन करो, और कैसा लगा वो मुझे बताना। ओके, हैव अ गुड डे, स्टे एट होम, स्टे सेफ।